अगर स्टोरी पसंद आ रही है तो हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। एपिसोड 153 जुर्माना। लैला ने जब आंखें खोली तो सामने एक 30-35 साल का शख्स अपनी बाह पर हाथ रखे विंडो ग्लास पर नॉक कर रहा था और उसके ठीक पीछे कुछ कम उम्र का एक दूसरा लड़का भी था। इधर कार के अंदर सुजोय ने लैला को पलट कर देखा तो चौंक सा गया। उसकी सहमी हुई हिरणी सी आंखें इस वक्त इतनी ही खूबसूरत नजर आ रही थीं, जिससे नजरें हटा लेना बहुत बड़ी जिगरे का काम था। तभी गुलाब की पंखुड़ियों से होठों में थरथराहट लिए हुए लैला ने कहा, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि ये लोग जिंदा बच गए। ये सुनकर सुजोय के होठों पर बेसाख्ता ही हंसी सी आ गई। उसने धीरे से कहा, 20 की स्पीड में ठोकर लगने से कम आज तक मैंने तो किसी के मरने की खबर नहीं सुनी। लैला ने अपनी भवें उचकाते हुए देखा। उसे गुस्सा सा आने लगा कि अभी वो इतनी टेंशन में है और सुजोय को अभी भी हंसी सूझ रही है। उसके चेहरे पर छाई हुई नाराजगी देखकर सुजोय ने जल्दी से कहा, डोंट वरी, मैं देखता हूं। तब तक उस कुछ बड़े शख्स ने अब गुस्से में आकर जोर जोर से खिड़की पीटनी शुरू कर दी थी। सुजोय ने उसे हाथ के इशारे से ठहरने का इशारा किया और दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। सामने खड़ा आदमी उसके उतरते ही जोर से चिल्लाया, भाई अगर इतना ही शौक है अपनी औरतों से ड्राइव करवाने का तो पहले ढंग से तो सिखा दो, फिर रोड पर लेकर निकलना। उसके इस तरह से चिल्लाने पर आसपास के लोग भी जमा होने शुरू हो गए थे। उसने वहां खड़े लोगों को देखते हुए कहा, बताइए 10-20 की स्पीड में ड्राइव कर रही हैं मैडम, और उसमें भी राह चलते किसी को भी ठोक दे रही हैं। इस बात पर सुजोय को भी हंसी आ गई। उसे हंसता देखकर आदमी के गुस्से का बांध सा टूट गया। आप हंस रहे हैं? देखिए भाई लोगों, ये हंस रहे हैं। हमें चोट लगी है और इनको हंसी आ रही है। बड़े लोग हैं साहब तो अपने घर में होंगे, हमारे चोट पे हंसेंगे क्या आप? इस बार सुजोय ने कुछ सीरियस होते हुए कहा, देखिए भाई साहब, जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं मैडम की तरफ से माफी मांगता हूं। आप डॉक्टर के यहाँ चलना चाहते हैं तो मैं ले चलता हूं, बस ये भीड़ इकट्ठा मत करवाइए। हमारे आपके बीच की बात है, हम कर लेते हैं सॉल्व। अभी वो आदमी कुछ कहता ही कि तभी उसके साथ वाला बंदा शौक में ड्राइविंग सीट की तरफ चला गया था। कोई लेडी ड्राइव कर रही थी, ये सुनकर ही वो अपने आप को रोक नहीं पाया और ड्राइविंग सीट पर नजर पड़ते ही उसने एकदम से चीखते हुए कहा, अरे लैला रॉय है ये तो, लैला रॉय। उसका इतना बोलना था कि वहां मौजूद लोग एकदम चौकन्ने से होकर ड्राइविंग सीट की तरफ जमा होने लगे। ये देखकर सुजोय ने हल्के से अपने माथे पर एक चपत लगाते हुए कहा, बेड़ा गर्क। कहकर वो उस आदमी की तरफ मुड़ा, लेकिन वो भी वहां मौजूद नहीं था। सुजोय ने इधर उधर देखा तो वो भी लैला की तरफ खड़ी भीड़ में शामिल था। सुजोय तेजी से उस तरफ गया और उस आदमी से कहा, भाई आप अपने इलाज के पैसे ले लो, हमें निकलना है। लेकिन उस आदमी के बजाय साथ वाले बंदे ने जवाब दिया। वो लैला की तरफ अपने पन से देखते हुए बोला, नहीं साहब, पैसे नहीं चाहिए। मुझे नहीं मालूम था कि लैला जी ड्राइव कर रही हैं। मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूं साहब, बस एक ऑटोग्राफ दिलवा दीजिए लैला जी से। ये सुनते ही सुजोय का दिल चाहा कि अपना सिर पीट ले, लेकिन फिर उसे ये डील सही भी लगी। उसने जल्दी से पूछा, नाम क्या है आपका? उस दूसरे बंदे ने कुछ अजीब से अंदाज में कहा, जी राम प्रसाद। नाम सुनकर वो एकदम से दूसरी तरफ से वापस कार में चला आया और लैला से बोला, ज्यादा भीड़ जमा हो गई है, लेकिन अच्छी बात यह है कि उनमें से एक आदमी तुम्हारा फैन है और कॉम्पेंसेशन के तौर पर उसे बस तुम्हारा ऑटोग्राफ चाहिए, तो फटाफट राम प्रसाद के नाम से एक ऑटोग्राफ साइन कर दो। ये सुनकर लैला को भी हंसी आ गई। उसने जल्दी से डैशबोर्ड से पेन और पेपर निकाला और उस पर एक प्यारा सा मैसेज लिखकर नीचे राम प्रसाद लिखा और सुजोय को थमा दिया। फिर उसने तेजी से वो पेपर लेकर दरवाजा खोला और उस राम प्रसाद के पास पहुंचकर बोला, ये लीजिए राम प्रसाद जी, आपका ऑटोग्राफ। अब प्लीज क्या थोड़ा मेरे साथ भीड़ क्लियर करवाने में मेरी मदद करेंगे? राम प्रसाद ने वो पेपर का टुकड़ा संभाल कर अपनी जेब में रखा और फिर मुस्कुराते हुए एक नजर कार के अंदर बैठी लैला पर डाली। फिर सुजोय की तरफ मुड़कर बोला, हाँ हाँ क्यों नहीं। इतना कहकर उसने वहां खड़े लोगों को एकदम हाँकने वाले अंदाज में कहा, अरे तुम लोग क्या भीड़ लगाए हुए हो बे,
चलो चलो, सब भीड़ छटने दो, मुझे मेरा हर्जाना मिल गया है। अरे निकलो सब, अपने अपने काम पर निकलो भाई, तमाशा न हो रहा यहाँ। राम प्रसाद के हाँकते ही सारे लोग धीरे धीरे जाने लगे थे। सुजॉय भी कार की तरफ बढ़ने लगा था कि तभी साथ खड़े उस पहले बंदे ने कहा, एक मिनट, ये क्या क्या हर्जाना लिया है तूने? यहाँ मेरी बाह में चोट लगी, तेरा घुटना छिल गया और तू है कि एक कागज के टुकड़े सामान रहा है। फिर उसने सुजॉय की तरफ मुड़ते हुए कहा, यह बात इतनी आसानी से नहीं जाने वाली साहिब, मुझे इन मैडम का ड्राइविंग लाइसेंस और बाकी के सारे कागज देखने हैं। अब सुजॉय को थोड़ी चिड़चिड़ाहट सी होने लगी थी। तब तक उस आदमी की नजर सामने खड़े कांस्टेबल पर पड़ी। उसने एकदम से उसे बुलाकर सारी बात कही, लेकिन जब कांस्टेबल की नजर भी लैला पर पड़ी तो उसने उल्टा उस आदमी को समझाते हुए कहा, अरे भाई बात समझ ले, ये कोई आम औरत नहीं है, बहुत बड़ी फिल्म स्टार है, फिल्म स्टार। लेकिन उस आदमी को भी पता नहीं कौन सी बात की चिढ़ हो गई थी। उसने इनकार करते हुए कहा, नहीं साहब, ये चाहे कितनी भी बड़ी फिल्म स्टार क्यों ना हो, मुझे इंसाफ चाहिए। लैला कार के अंदर से ही सब देख रही थी। उसने एकदम से दरवाजा खोला और एकदम शांत लहजे में बोली, देखिए भाई साहब, मुझे नहीं पता कि आपको कितनी चोट आई है, लेकिन मैं फिर भी बोलूंगी कि अगर आपको हमारे साथ हॉस्पिटल चलकर ट्रीटमेंट करवाना है तो आप चल सकते हैं, या फिर आप जैसा कहें। लैला की बातें सुनकर जैसे उस आदमी पर अजीब सा असर हो गया। शायद वो उसे दूसरे बड़े लोगों की तरह अकड़ू और घमंडी समझ रहा था, लेकिन जब लैला ने खुद से उतरकर उससे इतने पोलाइट तरीके से बात की तो जैसे उस शख्स का दिल भी नरम सा पड़ गया। वैसे भी सामने किसी अप्सरा सी खड़ी लड़की के मुंह से झड़ते फूलों की तरह बातें भला किसे मुंह में न बांध लें। उस शख्स ने जल्दी से कहा, अब ऐसी भी कोई बात नहीं है मैडम, मैं तो बस ये कह रहा था कि गाड़ी अच्छे से चलाइए, अगर चोट ज्यादा गंभीर हो जाती तो। मैं माफी चाहती हूँ, लैला ने एक बार फिर से कहा तो उसने जल्दी से कहा, सोहन, सोहन नाम है हमारा। लैला ने ये सुनकर अपने पर्स से कुछ पैसे निकाले और उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, सोहन जी, ये कुछ पैसे हैं। सोहन पैसे देखकर जल्दी से बोला, नहीं मैडम, इसकी क्या जरूरत है, आपने माफी मांग ली ना, बहुत है। लेकिन लैला ने अपने हाथों में थमा हुआ पैसा कुछ और आगे बढ़ाते हुए कहा, छोटी बहन समझकर ही रख लो सोहन भैया। लैला का ये कहना था कि सोहन कुछ पलों के लिए खामोश हो गया, फिर धीरे से पैसे लेते हुए बोला, अब जब बहन बोलकर दे रही हैं तो ले लेता हूं। उसके बाद लैला ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर इसके अलावा भी कभी भी कोई भी जरूरत पड़े तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। सोहन और राम प्रसाद दोनों ही उसे नमस्ते करके चले गए तो सुजॉय ने एकदम से कार का दरवाजा खोलकर लैला से कहा, बाजू वाली सीट पर जाओ, मैं ड्राइव करता हूं अब। लैला ये सुनते ही दूसरी तरफ से जाकर कार में बैठ गई। फिर उसके बैठने के बाद सुजॉय भी ड्राइविंग सीट पर आ बैठा और फिर कार स्टार्ट कर दी। लैला ने कार स्टार्ट होते ही स्कार्फ को चेहरे से थोड़ा ढीला किया और एक गहरी सांस लेते हुए बोली, मुझे तो लगा था कि आज मैं पक्का जेल चली जाऊंगी। कहते हुए उसने डर के मारे एक झुरझुरी सी ली। सुजॉय तो बस उसके एक्सप्रेशंस देख देखकर बहुत मुश्किल से अपनी हंसी रोक रहा था। फिर उसने कुछ देर के बाद कहा, रिलैक्स, होता रहता है ये सब, हमें बस ड्राइविंग सीखने के साथ साथ ये भी ध्यान रखने की जरूरत है कि हम ज्यादा से ज्यादा अटेंटिव रहें इस दौरान। लैला उसकी पूरी बातें बहुत ध्यान से सुन रही थी। इसके बाद भी सुजॉय ने उसे काफी सारी बातें समझाई और वो उसकी हर बात को सुनकर उसे अच्छे से समझने की कोशिश कर रही थी। ठीक 9 बजे ट्रेन स्टेशन पर लग चुकी थी। एक हाथ में अपना बैग संभाले और दूसरे हाथ से अम्मा को संभालता हुआ नंदराय प्लेटफॉर्म पर उतरा और किसी कुली की तलाश में नजरें घुमाने लगा। लेकिन कुली से उनकी मजदूरी सुनके नंदराय का पारा 7वें आसमान पर जा पहुंचा था। उसने भुनभुनाते हुए कहा, इतनी कोशिश की थी कि मुकेश से बात हो जाए तो वो स्टेशन लेने आ जाता, लेकिन ये आदमी भी ना जाने कहां चला गया। किसी तरह उसने जलते कुड़ते एक कुली को कुछ पैसों में राजी किया और फिर अम्मा को लेकर माया टेलीफिल्म्स के सेट की तरफ चला आया।
सेट पर पहुंचकर जब उसने नरेन के बारे में पूछा तो वॉचमैन ने बताया, आज शूटिंग नहीं हो रही है, इसीलिए आज तो यहाँ कोई नहीं मिलेंगे। अगर स्टोरी पसंद आ रही है तो हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। नंदराय बीमार अम्मा की तरफ देखकर कुछ परेशान लहजे में बोला, अरे इतनी दूर से आए हैं, इन्हें छुट्टी भी आज ही करनी थी, अब क्या करें अम्मा। अम्मा कमजोरी की वजह से कुछ बोल नहीं पा रही थी सही से। तब वॉचमैन ने कहा, सबसे पहले तो आप इन्हें कहीं होटल में ले जाकर आराम करवाओ, देख नहीं रहे तबीयत कैसी बिगड़ी लग रही है इनकी। उसके कहने पर नंदराय ने गौर किया तो वाकई उसे भी अम्मा की तबीयत कुछ बिगड़ी हुई सी महसूस हुई। वो उन्हें लिए पास के ही एक होटल में चला गया, लेकिन उसने सोच लिया था कि वापस आकर वॉचमैन से नरेन के घर का पता पूछ कर जाएगा। शाम को लैला जब नरेन के फ्लैट पर जाने के लिए निकली तो न जाने क्यों उसे अब भी कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। हमेशा ऐसा ही क्यों होता है भगवान जी, मैं दोराहे पर क्यों आ खड़ी होती हूँ। उधर सहगल साहब वाली स्क्रिप्ट भी इतनी बेहतरीन है और इधर सुहाना है जिसे मैं नरेन की वजह से एक्सेप्ट नहीं कर पा रही, और ये ऐसी बात है जिसे मैं किसी से कह भी नहीं सकती। ये बात सारे रास्ते उसे फिक्रमंद किए हुए थी। जब वो नरेन के फ्लैट पर पहुंची तो सारे ही लोग पहले से आए हुए थे। राइटर ने जब स्क्रिप्ट सुनानी शुरू की तो सब ही बेहद ध्यान से सुन रहे थे और बीच बीच में अपनी राय भी देते जा रहे थे। बस एक लैला ही थी जो खामोशी से उनकी बातें सुनती जा रही थी। यहाँ तक कि माया ने भी उसका ये मिजाज देखकर टोक दिया, लैला कोई प्रॉब्लम है क्या, तुम कुछ बोल नहीं रही हो, स्क्रिप्ट पसंद नहीं आ रही क्या? माया का सवाल सुनकर लैला ने एकदम जल्दी से कहा, नहीं नहीं तो ऐसी कोई बात नहीं है, मैं सुन तो रही हूँ, बस बहुत जल्दी अच्छा या बुरा जज नहीं कर पाती किसी को। सुहाना ने बात संभालते हुए कहा, ओके ओके आगे सुनते हैं। राइटर ने फिर से स्क्रिप्ट बतानी शुरू कर दी थी। काफी देर बाद जब उसने कंप्लीट किया तब सुहाना ने कहा, बाकी सब तो ठीक है मगर मुझे बीच में कुछ प्लॉट चेंज करने होंगे। राइटर ने उसकी बात पर हामी भरते हुए कहा, आपको जो भी चेंज लगेंगे मैम वो हो जाएंगे। कहकर उसने अपनी फाइल समेटी और वहां से चला गया, जबकि खुद पर बारी बारी पड़ती नरेन की नजर लैला को भी अनकंफर्टेबल महसूस करा रही थी। इसीलिए उसने एकदम से उठते हुए कहा, मैं भी चलती हूँ। सुहाना ने उसे हैरत से देखते हुए कहा, अरे बैठो ना, अभी तो हमने ढंग से अपनी मीटिंग वाली बात शुरू भी नहीं की है। लेकिन लैला ने पास ही रखा अपना पर्स उठाते हुए कहा, वो मुझे और भी काम है, इसीलिए फिर कभी सही। कहते हुए लैला तेजी से बाहर निकल गई, जबकि उसके पीछे रह गए माया, सुहाना और नरेन कुछ हैरान से थे। माया ने अजीब अंदाज में मुंह बनाते हुए कहा, कुछ अजीब सा नेचर नहीं है इसका, बिल्कुल ड्राई। सुहाना ने कुछ नहीं कहा। वो कहती भी क्या, जबकि वो खुद लैला का बिहेवियर देखकर हैरान थी, क्योंकि जिस लैला से वो पहले मिलते आई थी वो ऐसी नहीं थी। जबकि नरेन को आज भी उसका चेहरा जाना पहचाना सा लग रहा था। उधर लैला नरेन के फ्लैट से निकलकर लिफ्ट की तरफ तेजी से बढ़ती चली जा रही थी। यहाँ 2-3 घंटे उस नरेन के सामने बैठकर ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि वो अभी के अभी पुकार कर कह देगा कि तुम लाली हो ना, कहाँ मैं पूरी फिल्म करने जा रही हूँ उसके साथ। कहती हुई वो लिफ्ट से नीचे उतर आई थी और जैसे ही उसने लिफ्ट का दरवाजा खोला, सामने खड़े लोगों पर नजर पड़ते ही उसका दिल थक से रह गया। सामने और कोई नहीं बल्कि अम्मा और नंदराय खड़े थे। क्या नंदराय और लैला का ये आमना सामना लाने वाला है लैला की जिंदगी में कोई नया तूफान? हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें।